आगे देखिए, अब हमने एक जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड थी एड्रेनल, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं पिट्यूटरी। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, जो आपको मैंने पीडीएफ भेजा हुआ था, उसमें मैंने आपको वो सारे ग्लैंड्स के नाम दिए हुए थे। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पीनियल, थाइमस और गोनेट्स। ठीक है, ये आपको लास्ट पीडीएफ में मैंने भेजा हुआ था, जिसमें से हम एक ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर कैप शेप में रहती है, जिसको हम एड्रिनल कहते हैं, उसकी हम स्टडी कर चुके हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम इसलिए सबसे पहले ले रहे हैं कि ये एक मास्टर ग्लैंड है ना। मतलब ये हमारी बाकी के रेस्ट जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबके सीक्रेशन का कंट्रोल इसके पास होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट, और इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी जो लोकेशन होती है, वो लोकेशन होती है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, है ना। मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ। गरिमा प्लीज अलाउ करो स्क्रीन शेयर करना मुझे। मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तो यू शुड बी एबल टू शेयर। ओके ओके, विजिबल है ये सभी को? यस मैम। यस मैम, यस मैम। तो आप इस जो एक आपको स्कल घूमता हुआ दिख रहा है, राइट, इसमें जो एक रेड पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो रेड पॉइंट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि उसमें एक ऐसा स्टॉक जैसा दिख रहा है, और उसके जस्ट नीचे रेड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये चूंकि मास्टर ग्लैंड होती है, और इससे 7 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, और ये जो हार्मोन्स के नाम वगैरह हैं, ये चूंकि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आप अभी नहीं भी लिखेंगे तो कोई मैटर नहीं है, आपको सारा कुछ उसमें जो मैं भेजूंगी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसकी लोकेशन हम ब्रेन में देखें तो कुछ इस तरह की होती है। ये जो एक स्टॉक निकला हुआ दिख रहा है स्टेम जैसा, ये हमारा स्पाइनल कार्ड का शुरुआत होती है। मेरा कर्सर आपको दिखता है क्या स्क्रीन में? दिखता है ना? ओके। तो ये जो एक स्टॉक जैसा ये स्टेम टाइप निकला हुआ होता है, यहाँ से हमारी स्पाइनल कार्ड शुरू होती है। ठीक है, और ये इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? सर्वाइकल, जो हमारे गर्दन के पीछे होता है। और जस्ट इसके ऊपर हम जाते हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको यहाँ पर दिख रही है, मिड ब्रेन के पास में। और इस स्थान को हाइपोफाइसियल भी कहते हैं। तो हाइपोफाइसियल के जस्ट नीचे या हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, दोनों ऑर्गन के नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये सारे हार्मोन्स होते हैं, जो आप चाहें तो इसका पिक भी ले सकते हैं। ये इससे सीक्रेट होते हैं। अब इसमें हम पहला देखते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, GH, शॉर्ट में जिसको हम कहते हैं GH। तो ये जो हार्मोन्स होता है ग्रोथ हार्मोन्स, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रोथ मतलब ये हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी की ग्रोथ को रेगुलर करता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है, अब ये जैसे ही हमारी मान लीजिए ग्रोथ एक यंग स्टेज तक हम जाते हैं और हमारी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, कि उसके बाद हमारी हाइट बढ़ना या हमारे बोन्स का बढ़ना रुक जाना चाहिए, तो उस समय ये इसको स्टॉप भी करता है, कि जैसे ही मैच्योरिटी आ गई तो ये इस हार्मोन्स का बनना ऑटोमेटिक कम हो जाता है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब यदि इसकी जो ग्रोथ है ये यदि कम होती है, तो वो बोनापन या जो बहुत शॉर्ट हाइट के रह जाते हैं, इसको आपने कहीं देखा होगा 2-4 फीट करीब के बच्चे रह जाते हैं, हाइट नहीं बढ़ती है,
इवन सबसे छोटा शायद 2 फीट करीब का है, 2 फीट कुछ इंचेस का। तो ये बीमारी इस हार्मोन्स के कम सीक्रेट होने से होती है, ठीक है। और वहीं अगर ये मान लीजिए अधिक सीक्रेट होता है तो क्या होगा, जाइंटिज्म, मतलब अतिकायता। आपने देखा है कि कई लोगों को हाइट जो है वो 6 से 7 फीट तक भी लंबी होती है। तो वो क्यों होती है, इस हार्मोन्स के अधिक सीक्रेशन होने के कारण ये जाइंटिज्म या अतिकायता या लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि जब ये हार्मोन्स सीक्रेट होता रहता है और लंबाई नहीं बढ़ती है, लेकिन उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि जो उनके बोन्स होते हैं उनकी साइज मोटी हो जाती है और खुरदरी हो जाती है, वो कहलाती है एक्रोमेगैली। ये एक बीमारी का नाम है। तो इस हार्मोन्स के कम या ज्यादा होने से ये हमारी जो 3 बीमारियां हैं ये होती हैं, ठीक है। अब ये चूंकि मैम थर्ड वन बता दीजिए एक बारी। एक्रोमेगैली, और ये कैसे होती है? इसमें ग्रोथ तो नहीं, लंबाई नहीं बढ़ती है, ठीक है, लेकिन उनके बोन्स की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, मैम और मैगेली वो में एलबीआई का क्या? स्पेलिंग में, एक्रोमेगेली। हाँ यस जी, यस, ACROMEGALY। एमईजी, ठीक, थैंक यू मैम। ओके, सो ये हार्मोन्स का भी आपने ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ये एक देखा है ना। अब इसके बाद दूसरा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन्स है, ये फीमेल हार्मोन्स है और इसका काम क्या होता है कि ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो इस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है और ये उसके ब्रेस्ट डक्ट को तैयार करने लगता है मिल्क सिक्रेशन के लिए। इसका सिर्फ एक यही काम है, ठीक है। थर्ड इसमें है थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन्स। ये आप लोग सब इसके शॉर्ट फॉर्म से शायद बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, THS। जब भी हम ये थायराइड का टेस्ट कराते हैं तो ज्यादातर 3 हार्मोन्स का टेस्ट कराते हैं, T3, T4 और TSH का। तो ये वही TSH है और इसका काम क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड में T3 और T4 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उन पर कंट्रोल करना, उनके सीक्रेशन को बैलेंस रखना। यदि मान लीजिए आपकी थायराइड ग्लैंड में T3 और T4 हार्मोन्स अधिक सीक्रेट हुए और ब्लड में उसकी अधिकता हो गई, ठीक है, तो जैसे ही ब्लड में उसकी अधिकता हो जाएगी तो ये जो TSH हार्मोन्स है इसका सीक्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लड में T3, T4 कम हो गए तो ये जो TSH है ये हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका काम ही है कि ब्लड में T3 और T4 को बैलेंस रखना। तो अब यदि TSH की अधिक सीक्रेशन होता है तो अधिक सीक्रेशन जब होता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं हाइपरथायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म, और इसमें अक्सर जो इसके सिम्टम्स होते हैं कि नर्वसनेस होती है, चिड़चिड़ापन होता है, सांस फूलने लगती है, हाथ पैरों में कपकपाहट आती है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। इस टाइप के इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो हम थायराइड जब आएगी तो और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैम ये तब होता है जब TSH ज्यादा रिलीज होता है। हाँ, ओके। और जब मात्रा कम होती है TSH की तब हम उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसमें क्या क्या सिम्टम होंगे कि आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आपको ठंड नहीं सहन होगी, आपकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई होने लगेगी, बाल बहुत झड़ने लगेंगे, लो बीपी होगा। इसमें आपको थोड़ा सा आपकी जो हेयरिंग कैपेसिटी है, सुनाई कम देगा,
और इसमें जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वुमेन का वो भी अधिक होने लगता है। तो ये आपके TSH के काम है, फंक्शन है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ACTH, इसको कहते हैं एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। और इसका काम क्या है, जैसे नीचे लिखा हुआ है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स कौन सी है हमारी, जो किडनी के ऊपर कैप साइज में शेप में है, ठीक है। तो उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसको ये कुशनिंग जैसा कर देता है। इसमें एक तरह का स्टीराय होता है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, कार्टिसोल, क्योंकि ये अक्सर यूज में आता है और इसको स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। और ये मैं आपको इसका पिक्चर दिखा रही हूँ कि कुशनिंग कैसे करता है। ये देखिए, जिसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हेल्दी एड्रिनल ग्लैंड है दोनों, और ये कुशनिंग हो गई है, मतलब ये हिस्सा थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये कुशनिंग सिंड्रोम होता है, जो कि इस हार्मोन्स के बढ़ जाने से होता है। ठीक है, अब इसके और क्या क्या विशेष और क्या क्या इसके सिम्टम होते हैं, इसमें कई बार स्किन येलोइश दिखने लगती है, और इसमें फेस पर जो होता है ब्लड सर्कुलेशन वो काफी बढ़ जाता है, और उसके कारण जो फेस की ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो थोड़ी फूली हुई दिखने लगती हैं, और जो स्किन होती है वो थोड़ी पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स, जिसको LH कहा गया है, थर्ड वाला। ये जो है ये भी एक फीमेल्स में पाया जाता है, और इसका काम होता है, एक्चुअली ये एक तरह का सेक्स ऑर्गन्स है, और इसका काम होता है कि जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स को हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, जैसे प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इन सारे जो हार्मोन्स होते हैं जो मेल और फीमेल ओवरी और टेस्टिस को इफेक्टेड करते हैं, उन पर ये कंट्रोल रखता है। इसका एक काम ये भी होता है कि जब वुमेन में मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है तो वो जो एग डिस्ट्रॉय होता है वो भी काम इसी हार्मोन्स का होता है। इसी हार्मोन्स के कारण वो एग डिस्ट्रॉय होता है और आपकी बॉडी से वो सारा टॉक्सिस मटेरियल आउट होता है। नेक्स्ट है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये जो फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, इसमें देखिए आप एक साथ ही लिया हुआ है इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों के काम लगभग सेम है, और ये दोनों का सेम काम होता है कि आपके जेनाइटल ऑर्गन से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। बस इसमें जो फॉलिकल है ये ओवरी और टेस्टिस पर काम करता है, जो ओवम और स्पर्म बनते हैं उस पर काम करता है। फिर इसके बाद है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, MSH। इसकी जो फंक्शंस हैं वो अभी तक फाइंड आउट नहीं हो पाए हैं कि वो आखिर क्या फंक्शन है। नेक्स्ट होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, या इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये जो एंटी ड्यूरेटिक होता है, इसमें जो ड्यूरेटिक मटेरियल होता है ये हमारे यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी टफ है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये आप नहीं भी लिख पाएंगे तो ये मैं पूरा आपको भेजूंगी, आप फिर से इसको रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, और फिर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप पूछ लीजिएगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए, स्माइल के साथ पढ़िए, थोड़ा सा छूट जाएगा तो कोई गुड संगीता जी, वेरी गुड। तो स्माइल बना के पढ़िए, अगर छूट जाएगा तो मैं हूं उसके लिए। ठीक है, चलिए। तो जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स होता है, इसमें जो ड्यूरेटिक मटेरियल होता है वो हमारे यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, मतलब मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाता है, और चूंकि ये एंटी ड्यूरेटिक है मतलब ये उस उत्सर्जन को क्या करेगा, कम करेगा,
और इसका मेन काम होता है कि ये हमारे पूरे शरीर में जो लिक्विड हैं जितने भी, उनको बैलेंस बनाए रखना, जिससे हमारी बॉडी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके, और जो पूरा वेस्ट है वो ही हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जा पाए, राइट। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का भी नाम मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा, है ना। ऑक्सीटोसिन के बहुत सारे काम है। ये मेन एक काम करता है कि जब डिलीवरी का समय आता है तो जो यूटेरस में एक मूवमेंट शुरू होता है डिलीवरी के लिए, जिसको हम बोलते हैं लेबर पेन, है ना, उसकी शुरुआत यही हार्मोन्स करता है। और जब इसकी डिलीवरी होती है तो उस समय इस हार्मोन्स की जो क्वांटिटी है या सीक्रेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। और कई बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कुछ पेन्स आ रहे हैं लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो डॉक्टर्स ने कुछ इंजेक्शन दिए, है ना, वो भी एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन दिया जाता है। और ये दूसरा ये काम क्या करता है कि जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स था उसने आपके जो मिल्क डक्ट्स हैं उसको बना दिया और मिल्क क्रिएट कर दिया, लेकिन ये हार्मोन्स जो है जब एक्टिवेट होता है तभी वो मिल्क निप्पल तक आ पाता है। क्लियर हुआ? मैम यूट्रस मूवमेंट को क्या बोला आपने? यूटेरस मूवमेंट के जो पेन्स आते हैं ना डिलीवरी के समय, इसका Okay. कॉन्ट्रैक्शन ओके है, ओके तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस टर्म्स यूज होती है उसके लिए। ओके। ऑक्सीटोसिन का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है। वो क्या काम है कि आपने देखा कि जब कोई भी लेडी डिलीवर करती है तो वो बहुत एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरती है, ठीक है। मतलब जो उसका यूनिट लिया गया है वो ये लिया गया है कि 47 बोन्स आपकी एक साथ ब्रेक हो उतना पेन होता है। लेकिन आपने देखा कि वही लेडी सेकंड टाइम फिर तैयार हो जाती है अपनी खुशी से, ठीक है। सो वो क्या रीजन होता है? क्योंकि ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को डिलीट करता है। तो ये एक जो हार्मोन से ये बहुत यूज होता है जो ऐसे केसेस होते हैं जैसे रेप के केसेस होते हैं कि वो अपनी उस मेमोरी को वो लेडी भूल ही नहीं पा रही है, वो लड़की या लेडी, तब इस हार्मोन्स का यूज करके उसकी मेमोरी को शॉर्ट टर्म डिलीट कर दिया जाता है जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है। और यही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस होते हैं जो हम आजकल आप बहुत सुनते हैं ना कि वो लौकी में, सब्जियों में दिए जाते हैं कि उनकी ग्रोथ हो जाती है, या जैसे गाय को दिए जाते हैं, गाय भैंस को, कि एक्सेस मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो वो भी यही हार्मोन्स के इंजेक्शंस होते हैं, राइट। अब इसके बाद थायराइड ग्लैंड। 10 मिनट आजकल न्यू ट्रेंड भी आया हुआ है कि जैसे जिनकी एज कम रहती है तो उनकी एज बढ़ा के भी दिखाते हैं, तो उसकी इंजेक्शन के कारण होता है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मैम। मैं ये पूछ रही थी ये 10 मिनट्स अभी हाँ, मीटिंग के रह गए हैं, फिर रीजॉइन कर लेंगे अपन। रिज्वाइन करेंगे ना, हाँ, ठीक हाँ। है। तो हम आते हैं थायराइड पर। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है? आपके गले में। आपका जो विंड पाइप होता है उसके जस्ट दोनों ओर एक बटरफ्लाई की पोजीशन में रहती है। जैसे बटरफ्लाई के दोनों विंग्स होते हैं ना, और उसका सेंटर पार्ट आपका विंड पाइप है, ठीक है। और इसी थायराइड के पास में पैराथायराइड भी ग्लैंड होती है। तो ये दो ग्लैंड चूंकि एक दूसरे के साथ होती हैं तो हम इनको साथ में लेके चलेंगे। और थायराइड का हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? TSH, T3, T4। और जब इसकी अधिकता के साथ जो रोग होते हैं, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा था, ये एक, इसको गैटर या घेंघा रोग कहते हैं, जिसमें गले के यहाँ बहुत बड़ा एक ऐसा लम टाइप का बन जाता है। और एक होता है थायराइड। थायराइड कम या ज्यादा होने पे अभी हमने ये पढ़ा है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है। तो इसके ये
दोनों के अलग अलग सिम्टम है कि एक में आपके बाल ड्राई होंगे, दूसरे में हेयर लॉस होगा, फिर पफी फेस दिखेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है कि दोनों में, एक में आपको कोल्ड सहन नहीं होगा, एक में हॉट सहन नहीं होगा, क्योंकि एक में आपका TSH हार्मोन्स बढ़ रहा है और दूसरे में कम हो रहा है। एक में आप वेट गेन करेंगे तो दूसरे में वेट लॉस करेंगे, एक में कॉन्स्टिपेशन होगा तो एक में डायरिया होगा। ठीक है, तो ये तो आप पिक्चर ले लीजिए तो आपको ये सारे सिम्टम्स मिल जाएंगे। मैम TSH बढ़ना मतलब हाइपर और TSH कम होना मतलब हाइपो। हाइपो, हाइपो शब्द जहां भी लगता है उसका मतलब कि वो चीज कम हो रही है, और हाइपर का मतलब होता है कि बढ़ जाना। ये एक अंडरस्टैंडिंग है ना। जैसे कहीं भी ITS लगता है, आइटिस मतलब वहां पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है ना। तो ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आप लोग सीख लेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी कि वो क्या चीज है। तो मींस हाइपोथायरॉइडिज्म में वेट बढ़ता है, हाइपोथायरॉइडिज्म में वेट बढ़ता है, लेकिन मैंने जो यहाँ पर मतलब अपने साथ केसेस देखे हैं जो मेरे कांटेक्ट में है, वहां पर जिनको भी हाइपोथायरॉइडिज्म है वो तो सकते हैं, मतलब उनका वेट गेन मिला है मुझे। हाँ, जिन हाइपो में ही TSH गेन होता, लेकिन ये इसमें एक और चीज है मैम, हम इसको एक स्टैंडर्ड लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कई बार यदि मान लीजिए आपकी हेरिडिटी है कि आपके यहाँ सबका वेट बहुत अधिक है ना, तो आपका हाइपर में भी वेट बढ़ेगा। ये एक जनरल ओपिनियन है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ठीक है, ये हाँ जी डिपेंड मैम, करता मतलब है यहाँ कि पर जो केसेस मैंने देखे हैं, जितने भी केसेस मैंने देखे हैं, सबका वेट गेन हुआ है हाइपरथायरॉइडिज्म में भी। हाँ, मतलब मेरे अक्सर पास ऐसा 5-6 देखा जो गया है। सराउंडिंग्स में। आप सही बोल रही हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें संभव है। और आप कई बार ये भी होता है, जैसे योग जो लोग रेगुलर करते हैं उनके साथ हमने काफी ऐसे केसेस देखे हैं कि इन दोनों में से कोई भी रहता है लेकिन उनका वेट उतना का उतना ही रहता है, वेट वाला सिम्टम उनके में दिखता ही नहीं है, लेकिन जब टेस्ट कराएं तो वो हाइपो या हाइपर में आ जाते हैं। तो ये तो एक ओवरऑल करके एक रिजल्ट निकाला गया है कि ये चीजें हो सकती हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं कि अगर इसमें 5 चीजें हैं तो पांचों ही हो सकता कोई 2 हो, है ना। तो ये सिम्टम्स हैं। सो ये हार्ड एंड फास्ट इसको हम जनरल मान के, यूनिवर्सल मान के ना चले, ये जनरल है। थैंक यू मैम। इसके बाद पैनक्रियाटिक, जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, ये पैनक्रियास जो हमारे लीवर के पास होता है, पैनक्रियास के आसपास रहते हैं। इसका मैं आपको पहले पूरा फिगर दिखा दूं। ये स्टमक के नीचे ये हमारा पैनक्रियास रहता है, जहां पर कि ये पैनक्रियास पाया जाता है, और इसमें एक इसको लैंगर हैंस आइलैंड भी कहते हैं, लैंगर हैंस आइसलैंड, ये भी इसको कहा जाता है। दोनों नाम एक ही चीज के हैं। अब इसमें इसकी जो मेन डिजीज है, इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, इसमें बीटा सेल होते हैं, अल्फा सेल होते हैं, डेल्टा सेल होते हैं और ब्लड सेल्स होते हैं। और इससे जो मेन डिजीज होती है उस सबसे आप लोग मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए कि ये जो पैनक्रियास है ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है कि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो डक्टलेस होती हैं, कि उन्होंने जो भी हार्मोन्स को सीक्रेट किया वो डायरेक्ट ब्लड में मिला दिया। और एक्सोक्राइन वो होती हैं जो विथ डक्ट होती हैं, कि वो एक डक्ट के थ्रू ब्लड में उनका जो भी सीक्रेशन होता है वो जाता है। तो जब ये लीवर में एक डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में काम करती है और डाइजेस्टिव जूस और सारी चीजें सीक्रेट करती, तब ये एक्सोक्राइन है, मतलब विथ डक्ट है। और जब ये लैंगरहैंस के रूप में काम करती है तो ये एंडोक्राइन है। ठीक है, और इसका
सबसे बड़ा जो डिजीज है वो है डायबिटीज। ठीक है, इस नाम से सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। अब इसमें जो ये अल्फा सेल है, ठीक है, अल्फा सेल है, ये ग्लूकोन को एक हार्मोन्स करती है सीक्रेट, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यहाँ देखिए दो काम होते हैं। हमने जो खाना लिया वो एक तो स्टोर होता है, और दूसरा जब हमको एनर्जी की जरूरत है तो वही जो स्टोर फूड है वो वापस ब्लड में आता है। क्लियर हो रहा है? तो ये चेंज होता है, पहले स्टोर होने के लिए ये एक केमिकल के रूप में रहेगा, फिर जब ब्लड में आएगा तो दूसरे केमिकल के रूप में रहेगा। तो ये अल्फा सेल क्या करती हैं कि लिवर के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। ठीक है, और ये जो बीटा सेल है इसमें दिख रही है, ये मेन इंसुलिन को सीक्रेट करती है। और डायबिटीज में इंसुलिन ही मेन एक हार्मोन्स होता है जो कि कम हो जाता है। और जो डेल्टा है ये ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों के सीक्रेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये डायबिटीज में क्या होता है। डायबिटीज में ये जो बीटा सेल हैं जो इंसुलिन सीक्रेट कर रही हैं, ठीक है, एक्चुअली इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है कि जैसे ही आपने आपका शरीर सेल्स से मिलके बना है, अब हर सेल्स को अपनी तरफ अपनी जैसे भूख लगती है, एनर्जी में कमी आती है, तो जैसे ही किसी सेल का एनर्जी लेवल कम होता है तो वो ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचाती है कि मुझे भूख लगी है, मेरा एनर्जी लेवल कम है। ब्रेन क्या सिग्नल भेजता है लिवर को कि यहाँ पर ग्लूकोज को सप्लाई करो, क्योंकि ब्रेन का फूड क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, अब जो आपका लिवर है ये पैनक्रियास के थ्रू ग्लूकोज को ब्लड में डाल देता है।